लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। टॉपिक होगा इंटेलिजेंस, यानी कि प्रीवियस ईयर में पहले के क्वेश्चन पेपर्स में इंटेलिजेंस से जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उनको आज की इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको किस तरह से पढ़ना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, वेसलर के उपपरीक्षणों को डैश के अनुसार संख्यांकित किया गया है। कठिनाई के क्रम में, प्रशासन के क्रम में, आयु स्तर और मानकीकृत प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व के क्रम में। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। सब टेस्ट ऑफ वेसलर आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी, ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज लेवल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नॉर्मेटिव सैंपल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। आपको क्या ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस कि ये किस तरह का टेस्ट यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धिक प्राप्तांक यानी कि आईक्यू है। आईक्यू क्या है? मानदंड है, कच्चा समंक है, मौखिक बुद्धि का समंक है या फिर अमौखिक बुद्धि का समंक है। यहाँ पे देखिए हिंदी वर्जन क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि हिंदी का जो लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल का रखा हुआ है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ और आज फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम दीजिए या फिर आप तैयारी कीजिए तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में भी देखें, क्योंकि कई बार होता है कि हिंदी में अलग अलग पर्यायवाची वर्ड्स के चलते कन्फ्यूज़न हो जाती है। इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। तो आप जिस भी मीडियम से हो, अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है आपको तो आप उसका दूसरा वर्जन ज़रूर देखिए। जैसे हिंदी मीडियम से अगर है तो हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन तो देखिए ही देखिए, साथ में इंग्लिश वर्जन भी ज़रूर ही देखिए। इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो हिंदी वाले क्वेश्चन भी ज़रूर एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर मतलब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट यानी कि आईक्यू इज़ अ नॉर्म रॉ स्कोर, स्कोर ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस और स्कोर ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। हिंदी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इसका लेवल ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आयोग, अकॉर्डिंग टू कमीशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉ स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देते हैं तो यूपी पीजीटी को क्रैक करना मुझे नहीं लगता है कि दिस इज़ अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ, इंटरव्यू जो है पीजीटी का रिटर्न निकालने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो मायने रखेगा, क्योंकि वहाँ पे 60 नंबर का आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो एनीवेज वो तो बात की बात है, पहले रिटर्न पर फोकस कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कोसी का जैविकी सिद्धांत, एंडरसन का सिद्धांत, जेम्स लॉन्जे का सिद्धांत और गार्डनर का सिद्धांत। इंग्लिश वाला वर्जन भी हम देख लेते हैं। Among the following, which one is not a theory of intelligence? कोसिस बायोलॉजिकल थ्योरी, एंडरसन थ्योरी, जेम्स लॉन्जे थ्योरी और गार्डनर थ्योरी। तो आपने अगर साइकोलॉजी को बेसिक भी समझा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली आप दे सकते हैं। जेम्स लॉन्जे थ्योरी जो है वो हम लोग इमोशन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जेम्स और लॉन्जे ने इसको दिया था। तो यहाँ पे जेम्स लॉन्जे थ्योरी जो है वो इमोशन का सिद्धांत है और बाकी ये तीनों थ्योरीज आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। एक छोटा सा एक टिप मैं देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, जैसे कि आप गार्डनर की थ्योरी तो आप पढ़ रखे हुए हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं कि गार्डनर की थ्योरी जो है वो यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत है। जेम्स लॉन्जे थ्योरी भी आपको पता है कि इमोशन की थ्योरी बहुत कॉमन थ्योरी है, हम लोग ग्रेजुएशन से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। अब एंडरसन की थ्योरी आप में से बहुत लोगों ने नया सुना होगा, और कोसी बायोलॉजिकल थ्योरी ये भी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो आपको क्या करना है, इसको गूगल सर्च कर लेना है। आपको किसी भी कोई भी ऐसी बुक नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, जिसमें कि आपको सब कुछ मिल जाए। ऐसा कोई बुक अवेलेबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ कि एक बुक में आपको पूरी नॉलेज मिल जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेना है। कोसी बायोलॉजिकल थ्योरी को थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए, आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाएंगे, उसको आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे के लिए आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे।
इसी तरह से एंडरसन थ्योरी के लिए भी थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी, किससे रिलेटेड है, क्या बताया था। तो ये सब जो मतलब 2-4 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको आप अलग से डायरी में मेंटेन करते जाइए, आपका नोट्स बनता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है, आपने इसको देखा और आपने इसका आंसर आपको पता है, जेम्स लॉन्जे थ्योरी। अब मान लीजिए कि इस साल जो एग्ज़ाम होगा वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ ले ये कोसीज बायोलॉजिकल थ्योरी, इससे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। सिलेबस में क्या है, इंटेलिजेंस चैप्टर आपका दिया गया है, सिलेबस में मेंशन्ड है, 2-3 थ्योरीज भी मेंशन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतना ही पढ़िए। ये नॉलेज या ज्ञान ऐसी चीज़ है कि जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए कम होगा। तो इसीलिए जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। जितना नॉलेज बढ़ाएंगे वो आपके लिए अपने बेनिफिट के लिए होगा, आपको अपना बेनिफिट देगा। तो इस तरह से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसलर बुद्धि परीक्षण 1। शाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों है, और निष्पादन परीक्षण है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप में से किसी भी कैंडिडेट ने, क्योंकि वेसलर की थ्योरी भी हम ग्रेजुएशन लेवल से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, और मास्टर्स में तो प्रॉपर इसकी डिटेलिंग भी होती है, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल भी हमें करना होता है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आपने पढ़ा होगा इसको तो बिल्कुल सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल ये दोनों ही टेस्ट है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके आधार पर बुद्धि का कारक सिद्धांत उपगम विकसित हुआ? फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हुज वर्क फैक्टर थ्योरी अप्रोच टू इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड। स्पीयरमैन, जेनसन, पियाजे और वेसलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पीयरमैन। ये कारक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो थ्योरी, इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटेलिजेंस एक ऐसा चैप्टर है, मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी बार बार कहती हूँ कि एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी घुमाया नहीं जाता है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके आराम से 5 से 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो स्पीयरमैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेसलर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण में IQ का मापन किस प्रकार किया जाता है? मतलब वहाँ पे जो स्कोर्स सब लेने के बाद में, स्कोर्स निकालने के बाद में फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD, मीन, मीडियन और AD। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, SD। अब आप में से जिन्होंने भी ये डेविएशन चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि डेविएशन निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम पहले मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद हम SD निकालते हैं। अगर आपने डेविएशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि एवरेज डेविएशन जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इवन कहीं भी उतना इसका यूज़ नहीं है, ओनली डेविएशन चैप्टर को छोड़ करके। तो आगे के जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं तो वहाँ पे हम लोग मीन को, इसके बाद फिर SD को, यानी कि पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली उसके बाद अगर हमें डेविएशन भी निकालना है तो SD जो है वो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन माना गया है, सबसे ज़्यादा रिलायबल है, इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट एक तरह से एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक भी हम इसको कह सकते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग SD को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मीन भी निकालते हैं, SD भी निकालते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट जो है वो SD निकालते हैं इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे SD हो जाएगा। अब यहीं पे इसी तरह के मतलब कन्फ्यूज़न कैंडिडेट्स को हो जाती है। अब उनको लगता है कि हम तो मीन भी निकाले थे, हम तो SD भी निकाले थे, तो अब कैसे करेंगे? तो इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बस आपको थोड़ा सा घुमाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, बस इसी चीज़ को देखा जाता है। आपने आज तक साइकोलॉजी पढ़ी है तो साइकोलॉजी की नॉलेज तो है ही है आपको, लेकिन आप सिचुएशन में किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, बस इसी चीज़ का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी बिल्कुल आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। पूर्व स्कूल बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, जैसे GK टाइप उस तरह का क्वेश्चन हो गया।
इंटेलिजेंस में जितने भी आपके परीक्षण हो रखे हुए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्रम से सीक्वेंस वाइज कौन सा टेस्ट कब आया, किसके बाद आया, इसका एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे तो ईजिली आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर होगा गार्डफील्ड और थॉर्नडाइक। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रखे हुए हैं। तो जो फेमस स्टेटमेंट है वो मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसकी कम से कम एक या दो डेफिनेशन, किस तरह की डेफिनेशन, जो ज़्यादा पॉपुलर हो वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि इंटेलिजेंस का चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिकली वेस्लर की डेफिनेशन, अगर आप पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो आपको ऑलपॉट की डेफिनेशन बिल्कुल आपके लिप्स पर होना चाहिए एनी टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया सन्निहित होती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? आपने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ा हुआ होगा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि में कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं दी हुई है, कोई पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने नहीं काम किया है तो हम उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है उसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ते आ रहे होते हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी हमने पढ़ी हुई है। अब पियाजे की थ्योरी का बेस लाइन क्या है या फिर वाइगोत्स्की की थ्योरी का बेस लाइन क्या है, तो मैं एक चीज़ और मैं हमेशा ही कहती हूँ, कई सारे वीडियोस में भी मैंने बताया है, अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं कहती हूँ कि आप कोई भी थ्योरी पढ़िए तो उसका थीम आपको पता होना चाहिए। पूरी थ्योरी, पूरा एक्सपेरिमेंट तो पता होना ही चाहिए, लेकिन एक लाइन में अगर कोई आपको कहे कि आप एक लाइन में थ्योरी को डिफ़ाइन कीजिए तो वहाँ पे आपको एक लाइन में डिफ़ाइन कर सकें ऐसा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। तो एक लाइन में आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जब आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, पूरी जो थ्योरी है अच्छे से अगर समझ में आती है। जैसे गेस्टाल्ट थ्योरी को हम एक लाइन में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वाइगोत्स्की की थ्योरी को हम एक लाइन में कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे। तो कई बार होता है ना कि क्वेश्चन जो है वो कोरिलेट करके पूछा जाता है, जैसे कि अब आप लोग कहेंगे कि अरे ये तो पियाजे का क्वेश्चन है, तो पियाजे ने तो पर्सनालिटी पे काम किया था, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी थ्योरीज हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट है। अब यहाँ पे पियाजे की थ्योरी को आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है कि पियाजे की थ्योरी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बुद्धि के साथ में इसको कोरिलेट करके पूछा गया है। और जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ऐसा भी नहीं है कि जितने सिलेबस आपको दे दिया गया है सिर्फ उतना ही पढ़ के ख़त्म कीजिए, ऐसा नहीं है। आपने आज तक साइकोलॉजी पढ़ा है, कम से कम कुछ नहीं तो 5 साल तो पढ़ा ही है ना। 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल आपने मास्टर्स में, कम से कम 5 साल तो आपने पढ़ा ही है। 5 साल जब आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो ऐसा माना जाता है कि आपको कम से कम बेसिक थिंग्स जो हैं, जो पॉपुलर थ्योरीज जो हैं, जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं, उतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो आपके ऊपर है कि आप कितना डीप पढ़ते हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको कितना याद कर पाते हैं, आप उसको मेमोराइज कितना रख पाते हैं, आप उसको कैसे कोरिलेट कर पाते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में फिर से पढ़ देती हूँ, एक्सप्लेनेशन के बीच में क्वेश्चन ही शायद स्किप हो गया है, तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ देती हूँ। किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया सन्निहित है? तो ये जीन पियाजे की थ्योरी है। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चा अपने भौतिक वातावरण से सीखता है। बिल्कुल एक लाइन में थ्योरी को मैंने डिफाइन किया है। तो देखिए आंसर बिल्कुल आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जनरल फैक्टर थ्योरी। ये क्वेश्चन अभी हमने एक बार और देखा। तो स्पीयरमैन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेस्लर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे हर टॉपिक में कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ ऐसा थ्योरी है, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये चीज़ आप कब सीख पाएंगे? एक्सपीरियंस से सीख पाएंगे। जितना प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से हमें क्या पढ़ना है। तो किसी के बताने से, कहने से नहीं होगा, आपके खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ डेवलप हो पाएगी। तो देखिए सामान्य कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? चार्ल्स स्पीयरमैन, थॉर्स्टन, गिलफर्ड और वर्नॉन। तो यहाँ पे स्पीयरमैन इज़ द राइट आंसर। स्पीयरमैन ने जो थ्योरी दी है उसको हम जी फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम एस फैक्टर भी कहते हैं। बेसिकली इन्होंने जी फैक्टर पर ज़्यादा फोकस किया हुआ था और इन्हीं की थ्योरी आई। उसके बाद से इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस में बहुत सारी थ्योरीज और भी डेवलप हुए। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन थ्योरीज के पीछे जो मोटिवेशन है वो स्पीयरमैन की ही थ्योरी है।
तो यहाँ पे स्पीयरमैन की थ्योरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सूचना प्रतिक्रिया घटकों एवं उप घटकों में विभेदीकरण किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हिंदी में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे कंपोनेंट्स और मेटा कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है, यही कीवर्ड है। अब इसी कीवर्ड से आपने अगर थ्योरीज पढ़ रखी हुई है इंटेलिजेंस का, तो आप बिल्कुल ईजिली इसका आंसर आप दे पाएंगे कि कंपोनेंट्स और मेटा कंपोनेंट्स की चर्चा किसने की थी, तो स्टर्नबर्ग ने की थी अपनी थ्योरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए एक आदर्श प्रतिमान बन गया। टर्मन स्केल, वेस्लर स्केल, बीने स्केल और मल्टीफैक्टर टेस्ट। तो यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले जो टर्मन है उन्होंने स्केल को डेवलप किया था, उसके बाद से एक रिवॉल्यूशन आया, एक क्रांति आई और बुद्धि को मेज़र करने के लिए बहुत सारे स्केल्स जो हैं वो डेवलप होते चले गए। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सभी परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया। इसका क्या मतलब है कि अब वो एक मॉडल बन गया जिसको देख करके फिर और भी बहुत सारे स्केल्स डेवलप किए गए। तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे पहले कौन सा बुद्धि परीक्षण आया। तो क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा होता है। 2-3 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आपके पास पीजीटी में काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है। आपको 125 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपके पास टाइम भी काफ़ी अच्छा होता है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आराम से पढ़ के आंसर दीजिए। कई बच्चे ओवर एक्साइटमेंट में गलत कर देते हैं और यहाँ पे क्योंकि पेपर ऑफलाइन लिया जाता है, अगर आपने एक बार वो गोला अगर भर दिया तो अब उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप आंसर करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टर्मन के बुद्धि मापनी आने वाले समय में कई बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी देखिए ये क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि बुद्धि में बहुकारक घटक होते हैं। अब सीधा सीधा पूछा गया है कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन को देखिए, लैंग्वेज को पकड़िए, किसने कहा, स्टेटमेंट। अब ये सोचने लगेंगे कि अरे हमने तो डेफिनेशन पढ़ा ही नहीं। सीधा जाइए, इंग्लिश वाला कीवर्ड हमने देख लिया, मल्टी फैक्टर कंपोनेंट्स यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, तो ये थॉर्स्टन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वैभिन्न पूर्ण चिंतन के संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है। वैभिन्न पूर्ण चिंतन, अब हिंदी में क्वेश्चन आ गया तो अब हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि वैभिन्न पूर्ण चिंतन होता क्या है। इंग्लिश वाला कीवर्ड देख लीजिएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, भली भांति आप जानते हैं, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये गिलफोर्ड ने थ्योरी दी थी, ये कॉन्सेप्ट गिलफोर्ड का दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी इसमें टफ है, आपसे ये नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बिल्कुल आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पीजीटी, यूपी पीजीटी के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप साइकोलॉजी वर्ल्ड फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं और आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। अगर क्लासेस लेना हो, अगर नोट्स लेना हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।